क्लास की स्टार्टिंग है। आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरे असाइनमेंट में दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि ये प्रूफ करके दिखाना है कि किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड का मतलब हो गया सरफेस। जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या है यहाँ सरफेस। स्किन ऑफ द कंडक्टर समझ लो। किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये प्रूफ करके दिखाना है। अगर इसी को हम ऐसे वेक्टर में लिखें तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये एन कैप। ये जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर along direction of capital E, डायरेक्शन ऑफ कैपिटल। भाई ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट क्या है क्वेश्चन की डिमांड कि फॉर एनी कंडक्टर, एनी चार्ज कंडक्टर, फॉर एनी चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि कैपिटल ई जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड का मतलब हो गया सरफेस। स्किन ऑफ द कंडक्टर भी कह सकते हो, मतलब एट सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है। E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। इसी E की वैल्यू को ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरीके से लिखने के पीछे जो लॉजिक है वो ये कि भाई हमारे पास में फंडा ना कि वेक्टर बराबर होता है वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर की वैल्यू और साथ में होता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर बराबर होता है वेक्टर की वैल्यू और साथ में होता है यूनिट वेक्टर। मेरा मन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर में लिखें, तो हमने यहां पर लिखा वेक्टर ई बराबर, अब वेक्टर की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या लगाते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहां पे यूनिट वेक्टर लगा दिया गया एन कैप। अब भाई ये वाला यूनिट वेक्टर जो है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो ये n कैप वाला जो यूनिट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो वही लिखा गया कि n कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल E। ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए कहा गया है। उज्जवल जरा बताना कि असाइनमेंट में ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, जरा ये भी बता दो। असाइनमेंट का ये कौन सा क्वेश्चन है ये भी बता दो सबको। क्वेश्चन नंबर 41। तो सभी लोग अपना जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 41 देख लेना। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में तुमको बच के निकलना है तो कंडक्टर लेना है तो कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं, किसी भी तरीके का ले सकते हैं। देखो इसका एक आंसर तो ये हो गया बच के निकलने वाला कि हमने कंडक्टर ले लिया स्फीयर वाला। ये हमारे पास में है कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर और इस पर जो चार्ज है चाहे ये सॉलिड हो चाहे ये हॉलो हो, दोनों ही केसेस में जो चार्ज है वो तो इसकी स्किन पर ही जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्किन का मतलब सरफेस है, स्किन का मतलब है जस्ट आउटसाइड। जैसे हमारी बॉडी का ये क्या है जस्ट आउटसाइड। मेरी फिंगर ये देखो स्किन को टच कर रही है, ये जस्ट आउटसाइड है। थोड़ा सा दूर चलेगा तो आउटसाइड है और दूर चलेगा तो आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड का मतलब हो गया स्किन। तो स्किन ऑफ द कंडक्टर यानी कि सरफेस। तो मुझे पता है गॉस लॉ से हमने ये काम किया हुआ है कि स्किन ऑफ द कंडक्टर पर यानी कि यहाँ पर जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके लिए मुझे पता है कि ई सरफेस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। जहां पर आर हमारे कंडक्टर की रेडियस
कैपिटल आर इज रेडियस। इसको ऐसे लिखा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो इस चीज को सेट कर लिया, देखो ε0 इधर सेट कर लिया और 4πr स्क्वायर ऐसे सेट कर लिया। अब हमने सिग्मा के बारे में सोचा, तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज वैल्यू और नीचे है एरिया वैल्यू, जहां पर चार्ज फैला हो। सब चीजें लिखा पाना पॉसिबल नहीं होता। ये कंडक्टिंग स्फीयर चाहे सॉलिड हो, ये कंडक्टिंग स्फीयर चाहे हॉलो हो, जब भी चार्ज दोगे हमेशा सरफेस पर ही जाएगा। तो चार्ज वैल्यू कितनी है, Q है, और एरिया कितना होगा 4πr² होगा। तो यहाँ पर 1/ε0 एज इट इज और Q/4πr² की जगह पे क्या लिख सकते हो, सिग्मा। ये इक्वेशन नंबर जो भी समझ लो, चलो 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। ये इक्वेशन 1 है और यहां पर आए फ्रॉम इक्वेशन 1 सेटिंग बनाई और यहां पर हमने इक्वेशंस 2 को यूज कर लिया। यूजिंग इक्वेशंस 2 तो लीजिए E बराबर प्रूफ हो गया σ/ε0, बच के निकल गया। क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे ये तो कहा नहीं कि कंडक्टिंग बॉडी स्फीयर नहीं होगी, तो कंडक्टिंग बॉडी स्फीयर लिया, रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अगर कंडक्टिंग बॉडी स्फीयर ना हो तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा, दूसरी बात हम जानते हैं कि जो जब चार्ज फैलेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऐसी होगी, आउटवर्ड इन डायरेक्शन, सरफेस के साथ 90 डिग्री पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगी। तो अगर इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर n कैप हो तो हम लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर σ/ε0 n कैप, ऐसे लिख सकते हैं। हो गया प्रूफ। ये तो इसका तरीका हो गया, सिंपल और छोटा तरीका। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना के अगर हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 41 आपके असाइनमेंट का है, तो थोड़ा इसको जनरलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास में कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, और इस पर चार्ज फैला हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि इरेगुलर बॉडीज में जब चार्ज दिया जाता है तो कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा हो जाता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म। मुझे जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जस्ट आउटसाइड। लो भाई, यहां पर हमने ले लिया पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे गॉसियन सरफेस बनानी है, क्योंकि जब तक चार्ज अंदर बंद नहीं होगा तब तक हम जो है गॉस लॉ लगा नहीं पाएंगे। और गॉसियन सरफेस बनाते समय हमने जो चालाकी दिखाई वो ये कि तुम्हारी कंडक्टिंग बॉडी जैसी है, जिस शेप में है, गॉसियन सरफेस वैसी ले ली। क्या लालच है, क्या फायदा है? आपकी कंडक्टिंग बॉडी बड़ी अजीब सी है, तो मैंने जो डॉट में गॉसियन सरफेस बनाई है बिल्कुल वैसी बनाएगी जैसी तुम्हारी बॉडी है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के गॉस लॉ जब हम लगा करके आगे बढ़ेंगे तो हमको उस गॉसियन सरफेस का क्या लेना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा। तो जब हमको एरिया लेना पड़ेगा तो जब बारी आएगी कि गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है, तो मेरी गॉसियन सरफेस बिल्कुल चिपकी हुई है तुम्हारी इस बॉडी से। भाई आपने जो ये पॉइंट चुना है, कहां चुना है, स्किन ऑफ द कंडक्टर पर। तो ये जो गॉसियन सरफेस डॉट डॉट वाली देख रहे हो, डॉट डॉट वाली गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो नियर अबाउट बॉडी एरिया के क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है ना? तो एरिया वही होगा जो बॉडी का होगा। आपकी बॉडी स्फेरिकल है तो स्फेरिकल एरिया होगा, आपकी बॉडी सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल एरिया होगा। तो गॉसियन सरफेस बनाई। अब जब गॉसियन सरफेस बनाई तो हमने फ्लक्स निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 इनटू में वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस से बंद हो गया। ये जो आप डॉटेड देख रहे हो, डॉटेड इज गॉसियन सरफेस। जो डॉटेड आपको दिखाई दे रहा है वो गॉसियन सरफेस है।
और इसने क्या कर दिया है, इसने कमाल का काम कर दिया है, which encloses given charged conducting body। जो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी थी इस गॉसियन सरफेस ने उसको अपने अंदर बंद कर लिया, और सपोज कर ले रहे हैं कि इस चार्ज की जो वैल्यू, टोटल जो चार्ज की वैल्यू है वो Q है। तो यहां पर आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1 हो गया। एक्सपेंशन मेथड से अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA। बहुत बार ये काम हो चुका है, इसलिए अब मुझे यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में जाना। E dA cos थीटा, cos थीटा में थीटा 0 होगा। क्या करते हैं, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे dA वैल्यू का और एरिया वेक्टर बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखो कहां पर, ये याद रखने वाली बात आपको बता दें, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो इसका जरा स्क्रीनशॉट लेना, बताना हमको कंफर्म करके। तो क्योंकि हम इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं इसलिए आप इसको कॉपी मत करो, समझो। मैं एक बात आपको बता रहा था और उसको हमेशा के लिए याद रखो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा का पूरा एक इररेगुलर बंच है। मतलब इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि जो बात हम करेंगे वो अभी हम जो है पढ़ के नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ती है। आगे उसको जो है डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले ही चैप्टर में कैपिटल के आ गया था, आज तक हम इसको जानते नहीं है। जिसका इंतजार हो रहा है, चैप्टर का इंतजार हो रहा है कि उस चैप्टर में इसको सीखेंगे। ऐसा ही एक स्टेटमेंट है, हमेशा याद रखो। ये जो तुम गॉसियन सरफेस जो देख रहे हो, एक बात हमेशा के लिए ट्रू है कि कंडक्टिंग चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बॉडी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये बात हम सही समय पे प्रूव भी करा देंगे। तो जो ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी कंडक्टिंग बॉडी दिख रही है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा बॉडी के साथ 90 बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बॉडी के साथ 90 बनाएगी और एरिया वेक्टर भी बॉडी से 90 बनाता है। तो यहां पर जो ये थीटा आएगा, E और dA के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 0 हो जाएगा, तो cos 0। यहां से आ गया phi E is equal to E dA, phi E is equal to E dA। क्या करें, आपने तो पोजीशन सेट कर दी है, आप तो अपने जिद पकड़ के बैठ गए, मुझे तो स्पिन ऑफ द कंडक्टर पे फील्ड चाहिए। और जब पोजीशन फिक्स हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है। तो जब कांस्टेंट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटीग्रेशंस के अंदर रहने का कोई मतलब नहीं है। नाउ बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। ई व्हाट इज दिस, ये है टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। कमाल की बात है, हमारी ये जो गॉसियन सरफेस है तुम्हारी इस कंडक्टिंग बॉडी से चिपकी हुई है, तो तुम्हारी वाली कंडक्टिंग बॉडी का जो एरिया होगा मेरी गॉसियन सरफेस का एरिया भी क्या होगा, वही होगा। बोलो, एक तरीके से आप समझो कि मेरी गॉसियन सरफेस जो है तुम्हारी इस बॉडी का कवर है। स्किन टाइप सिचुएशन वाली सिचुएशन में ये कवर इसको जब आप पहना दोगे तो उसका जो एरिया होगा, बॉडी का एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये सोचता हूं कि आपकी इस टेढ़ी मेढ़ी बॉडी का एरिया A है तो गॉसियन सरफेस का एरिया भी A होगा। या चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं S। तो यहां पर मैंने लॉजिक दिया कि टोटल गॉसियन सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा टोटल गिवन कंडक्टिंग बॉडी एरिया, और बॉडी हमने इरेगुलर ली है और हमने उसको S मान लिया। तो यहां से आपका टोटल फ्लक्स आ गया ES। अब दोनों को बराबर कर दो,
जैसे ही आप दोनों को बराबर करोगे 1 बराबर 2, तो ये आ जाएगा ES बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बाई S, और ये बन गया सिग्मा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया। अगर आप एरिया को S से लिखते हो तो S से। ये जो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है जनरलाइज वे में, पहले जो आंसर दिया था वो स्पेशल वे में, कि आप हमसे कह सकते थे कि सर आपने तो आंसर देने के लिए स्फीयर वाला सोच आपने बना दी। देखो यहाँ पे मैंने स्फीयर सोच नहीं बनाई है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी कंडक्टिंग बॉडी, अब यही बदल जाए स्फीयर में तो भी फार्मूला वैलिड, ये बदल जाए सिलेंडर में तो भी फार्मूला वैलिड। तो आपका वो जो क्वेश्चन 41 था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, प्रूफ हो गया। अब इधर ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाली बात है वो हम बता चुके हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बॉडी की सरफेस से 90 डिग्री पर होती है, डायरेक्शन हमेशा यही होती है, और ये सरफेस से 90 होती है, और सरफेस से जो लोग 90 बनाते हैं वो लोग नॉर्मल कहलाते हैं, इसलिए इस डायरेक्शन में काम करने वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको n कैप लिखा गया। फिर से सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग बॉडी से 90 डिग्री पर होगी, सरफेस के साथ जो 90 डिग्री पर होते हैं वो नॉर्मल कहलाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करने वाले यूनिट वेक्टर को n कैप लिखा गया, n माने नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब आप वो फंडा लगाओगे तो वेक्टर वाला E हो जाएगा वैल्यू और साथ में n। फाइनली स्क्रीनशॉट लेके कंफर्म कर दो, आपका 41 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। 2 क्वेश्चन तुमने पूछे थे, तुमने 2 में टिक लगाया था रेड कलर से,